नमस्ते, ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। आज का वि आज आज की कक्षा टीचिंग एप्टीट्यूड की दूसरी क्लास है और ऐसे ही यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या इन दो शब्दों को हमको जानना है अच्छे से। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम जो है वो वर्णनात्मक होता है और किसी एक निश्चित विषय के लिए होता है और ये संकुचित मतलब नैरो छोटा होता है। दूसरा परीक्षा बोर्ड या एक विभाग मिल करके या मिल करके तैयार तैयार करता है और ये जो है पाठ्यक्रम जो है 1 वर्ष तक ही निश्चित रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक। उसके बाद विभिन्न अध्यापकों के लिए ये भिन्न-भिन्न होते हैं। तो पाठ्यक्रम जो है विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं। लेकिन पाठ्यचर्या क्या है? देखिए, एक तो ये निर्देशात्मक होता है, मतलब है कि पाठ्यक्रम में तो वर्णन रहता है कि हमको इस टॉपिक से पढ़ना है, इस टॉपिक से पढ़ना है, इस टॉपिक से पढ़ना है। लेकिन पाठ्यचर्या में क्या होता है निर्देशात्मक होता है उसकी प्रकृति। निर्देशात्मक मतलब वो केवल और केवल अध्यापकों को निर्देश करता है कि आपको जो पढ़ाने हैं, इन बातों को, बिंदुओं को ध्यान में रखकर पढ़ाना है। दूसरी बात है कोर्स, पूरे कोर्स के लिए होता है। देखिए, बीए एक कोर्स है, बीएससी एक कोर्स है और हर एक कोर्स में अनेक विषय होते हैं, 5, 7, 8 ऐसे करके विषय होते हैं। तो पाठ्यचर्या जो है पूरे कोर्स के लिए होता है। पूरे बीए का कोर्स के लिए एक पाठ्यचर्या, फिर पूरे बीएससी कोर्स के लिए एक पाठ्यचर्या। लेकिन पाठ्यक्रम जो होता है कोर्स के अंतर्गत, जैसे बीएससी में बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, फिर अन्य-अन्य साइंस ग्रंथ सब्जेक्ट है। फिर जैसे हम आर्ट्स में आते हैं तो आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे करके बहुत सारे विषय होते हैं। तो सभी विषयों के अलग-अलग पाठ्यक्रम होता है। लेकिन पाठ्यचर्या जो है पूरे कोर्स के लिए एक सा रहता है और ये इसका विषय क्षेत्र विस्तृत रहता है, मतलब पूरा विस्तृत है ये। और दूसरी बात है कि ये विभाग के द्वारा बनाया नहीं जाता है, अपितु पूरे सरकार या पूरे संस्थान के जो सबसे उच्च अधिकारी है, उनके द्वारा, कुलपति आदि के द्वारा बनाया जाता है। और दूस और एक बात है कि पाठ्यचर्या जो है कोर्स के समाप्ति तक बनी रहती है। मतलब देखो, जो पाठ सिलेबस है वो एक विषय से ही संबंध रखते हैं और वो हर एक साल बदलता है। लेकिन पाठ्यचर्या जो है पूरे यदि 3 साल का कोर्स है तो 3 साल तक वो एक सा नियम रहता है और यदि 4 साल की कोर्स है तो 4 साल तक एक सा रहता है। फिर कहते हैं सभी अध्यापकों के लिए एक समान। तो सिलेबस अलग-अलग हो सकता है। जैसे इस विद्यालय में सिलेबस अलग है, फिर दूसरे दूसरे विद्यालय में सिलेबस कुछ थोड़ा-सा भिन्न हो जाता है। लेकिन पाठ्यचर्या जो है सभी अध्यापकों के लिए एक सा रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिलेबस जो है पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। फिर है गतिशील वातावरण। तो गतिशील वातावरण क्या है? शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। तो निरंतर मतलब जन्म से मृत्यु तक शिक्षण कार्य चलता ही रहता है या कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। इसके इसीलिए इसको गतिशील वातावरण के अंतर्गत रखा गया है, शिक्षण को। फिर आगे हम चलते हैं। आगे जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं। चर होते हैं 3 प्रकार के शिक्षण में। वो कौन-कौन से? स्वतंत्र चर। सबसे पहले तो चर चर किसे कहते हैं? चर वो माप या विशेषताएँ या गुण हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। है ना? तो सबसे पहले स्वतंत्र चर। तो शिक्षण में स्वतंत्र चर, स्वतंत्र नाम से ही पता लग गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो शिक्षक को कहते हैं स्वतंत्र चर के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वो शिक्षण कार्य में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। फिर दूसरा चर है आश्रित चर, जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो वो क्या होते हैं? छात्र। छात्र जो है आश्रित चर रहते हैं, क्योंकि छात्र जो है शिक्षक के ऊपर निर्भर करते हैं। शिक्षक जैसे समझाते हैं, जैसे बताते हैं, वैसे ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए छात्र आश्रित चर माना जाता है। फिर तीसरा चर है हस्तक्षेप चर या इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन से चीज़ें आती है शिक्षण में?
एक तो पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण व्यूह रचना, ये सारे के सारे हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं और यही इन 3 चरों में से ये चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे कहते हैं यह सभी चर एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल, और सम्मिलित होकर शिक्षण कार्य को पूर्ण बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे चलते हैं, आगे है कि शिक्षण के राजनीतिक वातावरण, देख सकते हैं शिक्षण का राजनीतिक वातावरण। तो राजनीतिक वातावरण शिक्षण का कैसे रहता है, तो है कि एक तंत्र शासन, ऑटोक्रेसी जिसको कहते हैं। तो इस व्यवस्था में क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक प्रधान मानी जाती है ना। तो इस जब शिक्षक प्रधान माना जाएगा तो एक तंत्र शासन कहलाएगा। फिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में, इस शिक्षण कार्य में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं, एक दूसरों के विचारों को सम्मान देते हैं और हस्तक्षेप रहित शासन। इस व्यवस्था में मतलब ये व्यवस्था सबसे लचीली है, क्योंकि हस्तक्षेप रहित बोल दिया ना, मतलब बिना हस्तक्षेप के शिक्षण कार्य होते रहना। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है। फिर आगे चलते हैं, आगे है कि शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य, मतलब शिक्षण में जो जितने हम 3 प्रकार के चर पढ़े, तो उन चरों के कार्य कौन-कौन से होते हैं? तो देखो 3 कार्य होते हैं, एक तो निदानात्मक कार्य करते हैं, जो चर होते हैं, फिर एक मूल्यांकन का कार्य करते हैं, फिर एक उपचारात्मक कार्य करते हैं। सबसे पहले निदानात्मक कार्य या नैदानिक क्रिया। तो नैदानिक क्रिया मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखो, इसमें एकदम संक्षेप में है, वो पाठ्य वस्तु छात्रों पर ध्यान देते हैं। तो नैदानिक कार्य जो है पाठ्य वस्तु और छात्रों पर ध्यान देते हैं और छात्रों को क्या आता है और क्या नहीं आता है, इस पर भी ध्यान देता है कि छात्रों को क्या आता है, क्या नहीं आता है। निदानिक मतलब है कि अ, उसकी जो समस्या है, छात्र के अंदर जो समस्या है, उस समस्या को पहचानना, बस। फिर दूसरा कार्य करते हैं उपचारात्मक क्रिया। इसमें क्या आता है कि छात्रों की जो कमियाँ हैं, जो शिक्षक के सामने आती है, उन कमियों को क्या करते हैं, दूर किया जाता है। कमियों को ढूँढ-ढूँढ करके दूर किया जाता है शिक्षक के द्वारा, उसको उपचारात्मक क्रिया कहते हैं। फिर है कि मूल्यांकन क्रिया। मूल्यांकन क्या है, छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया या नहीं, तो इस क्रियाओं से यह जाना जाता है। तो मूल्यांकन क्रिया इसलिए मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों में परिवर्तन आया या नहीं, छात्र कितना समझ पाया, नहीं पाया। तो इस प्रकार ये ज्ञान करने के लिए ही मूल्यांकन क्रिया किया जाता है। इसके बाद 3 शब्द है, शिक्षण, अनुदेश और अधिगम। इन तीनों को हमको जानना है, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और लर्निंग। टीचिंग आप लोग समझ ही गए होंगे कि शिक्षण वही है जो कक्षा में शिक्षक के द्वारा छात्रों को कुछ बताया जाता है, तो उसी को शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण से क्या होता है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पहलुओं का विकास होता है। तो ऑब्वियसली कुछ जब हम सीखते हैं तो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक साथ-साथ में पहलुओं का विकास होता है। और अनुदेश, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब सीधा-सीधा है कि कुछ बताना। इसमें मतलब वापस कुछ सुनना नहीं है, केवल बताना। उसको इंस्ट्रक्शन या अनुदेश कहते हैं और अनुदेश से केवल क्या, ज्ञानात्मक पहलू का ही विकास होता है। इसमें केवल ज्ञान और ज्ञान होता है, उससे अधिक कुछ नहीं होता है और इसमें पारस्परिक अंतःक्रिया की संभावना नहीं होती है। फिर लास्ट में अधिगम या लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन परिवर्तन जो होता है उसी को अधिगम कहते हैं, जो कुछ सीख जाता है। और अधिगम जो है शिक्षण और अनुदेश के प्रभाव का परिणाम है। तो सबसे अंत में अधिगम होता है, मतलब बच्चा कुछ सीख जाता है या उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसी को अधिगम कहलाता है। फिर आगे है कि शिक्षण एक सम व्यवसाय है, मतलब टीचिंग इज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन है, ये तो है ही है बिल्कुल, क्योंकि टीचिंग के शिक्षण के द्वारा ही कोई चिकित्सक बनता है, कोई इंजीनियर बनता है ना, कोई अधिव्यक्ति बनता है। फिर आगे कहते हैं
कि अध्यापन वृत्ति में उच्च स्तर की स्वायत्तता होती है। मतलब है कि अध्ययन के कार्यों में उच्च स्तर का ज्ञान या शिक्षण चाहिए, क्योंकि उसमें पाठ्यक्रम बनाना होता है, फिर समय सारिणी बनाना होता है, फिर अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पहचान करनी होती है, शिक्षण विधि तय करना होता है, तो मूल्यांकन मापदंड निर्माण करना होता है। तो इन सब के लिए जो है उच्च स्वायत्तता या उच्च ज्ञान की ज़रूरत होती है। फिर आगे चलते हैं कि शिक्षण विज्ञान भी है और एक कला भी है। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। फिर कुछ विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। 5 विशेषताएं हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है शिक्षण के उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो शिक्षण के जो उद्देश्य है वो दो मनोविज्ञान दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। सबसे पहला है ब्लूम द्वारा दिया गया वर्गीकरण, या जिसको ब्लूम्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। और दूसरा है गैगने और ब्रिक्स द्वारा दिया गया वर्गीकरण, मतलब शिक्षण के उद्देश्यों को बताया गया। सबसे पहले तो ब्लूम ने 1956 में ये शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण दिया है, और इसको आंग्ल भाषा के 3H भी कहा जाता है। मतलब उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है, उसको 3H भी कहते हैं। जैसे हीट हेड जिसको ज्ञानात्मक कहते हैं, हार्ट भावनात्मक, और हैंड मनोसंचालित कहते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है। ये जो 6 स्तर है, मतलब पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 5 स्तर है। तो ये 6 के 6 स्तर आपको लाइन से याद होना चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कि कभी कभार इन स्तरों का क्रम भी पूछ लेते हैं। सबसे पहला है ज्ञान, तो ऑब्वियसली शिक्षण से ज्ञान होता ही होता है। दूसरा है बोध, शिक्षण से हम किसी चीज़ को समझते हुए अर्थ का बोध होता है। तीसरा है उपयोग, जब हम शिक्षण करते हैं या शिक्षण से शिक्षा प्राप्त होती है, उस शिक्षा का हम उपयोग भी करते हैं, मतलब व्यवहारिक रूप भी उसका कुछ एप्लीकेशन वगैरह करते हैं, अप्लाई वगैरह। फिर चौथा है विश्लेषण। तो ज्ञान ज्ञान से शिक्षण से ही हम किसी चीज़ का विश्लेषण कर सकते हैं, कि उसको समझने के लिए उसका अर्थ उचित ढंग से निकाल सकते हैं। फिर पांचवा है संश्लेषण या सिंथेसिस। ये 3 तो आपको याद रखना ही रखना है क्रम से, विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण जो सिंथेसिस। संश्लेषण ये क्या होता है, विश्लेषण स्तर का विलोम होता है, मतलब उसका विपरीत होता है। और इसमें मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में है, ताकि एक समग्र सोच विकसित हो, है ना? समग्र सोच विकसित करने के लिए एक तरह से सारे घटकों को एक जगह इकट्ठा करना संश्लेषण कहलाता है। और छठा है मूल्यांकन या एवेल्यूशन। तो इस प्रकार क्रम से 6 जो स्तर है, 6 स्तर को आपको क्रम से याद रखना है। और जैसे-जैसे नीचे आता है, वैसे-वैसे इसकी जो गुणवत्ता है या इसका जो स्तर है सबसे उच्च होता रहता है। तो यदि आपको पूछता है कि इन 6 स्तरों में से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उच्च स्तर कौन-सा है? तो आपको छठा टिक लगाना है कि मूल्यांकन। फिर है कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। तो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र को 5 भागों में बाँटा गया है। इसके 5 स्तर है। वो क्या है? सबसे पहले आग्रहण या रिसीविंग, मतलब कुछ ग्रहण करना या सुनने की इच्छा करना। फिर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डिंग, कुछ रिस्पॉन्ड करना सुनने के बाद। आकलन मतलब वैल्यू, किसी चीज़ को आकलन करना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लेना चाहिए, मुझे नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें ये उनके लिए सही है, नहीं है, इत्यादि इत्यादि। फिर चौथा है संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग, और किसी अलग-अलग चीज़ों को, अलग-अलग बिखरे हुए चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना क्रम से। तो फिर लास्ट में है निरूपण या कैरेक्टराइजेशन। तो ये 5 स्तर आपको क्रम से ही ध्यान रखना है। और शिक्षण होगा
शिक्षण से ज्ञान प्राप्ति होगी या शिक्षण के माध्यम से ही ये 5 चीज़ें आप कर सकते हैं। बिना शिक्षण के आप कर तो लेंगे पर उतना सही नहीं होगा, उतना वैज्ञानिक नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इसीलिए ये 5 के 5 भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के उद्देश्य है शिक्षण के। ऐसा किसके अनुसार? ये ब्लूम के अनुसार। फिर तीसरा है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। इसमें भी 5 स्तर वर्णित है। वो 5 स्तर कौन-कौन से? एक है प्रतिरूपता या इमिटेशन। तो इसमें क्या कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। कौशल को अपनाना उसको प्रतिरूपता कहते हैं। फिर दूसरा है कार्य साधन या हस्तकौशल, ना मशीनरी उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है जिससे आत्मविश्वास बढ़े। फिर है तीसरा है परिशुद्धता या प्रिसिशन। तो परिशुद्धता मतलब है कि बार बार, जैसे कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। एक ही कार्य को बार बार करने करने से उसमें सुधार या शुद्धता आती है। चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन। ये भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। पांचवा है प्रकटीकरण या नेचरलाइजेशन। इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बनना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत या डिजाइन करना आदि गुणों को सीखता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है शिक्षण से ही संभव है और शिक्षण के ये उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर 2001 में एंडरसन और करतबुल, इन्होंने जो है ब्लूम के वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर जो एंडरसन और करतबुल, इनके अनुसार ज्ञान के 4 आयाम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान और मेटाकॉग्निटिव। इसको हम ज्ञान का भी ज्ञान कह सकते हैं, मेटाकॉग्निटिव को। और अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, इसका ज्ञान होना मेटाकॉग्निटिव कहलाता है। फिर है दूसरा जो है गैगने और ब्रिक्स, मनोवैज्ञानिक के द्वारा शिक्षण के उद्देश्य बताए गए हैं। वो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने 5 उद्देश्य बताए शिक्षण के। एक है बौद्धिक कौशल, फिर दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, और तीसरा है मौखिक सूचना, चौथा है संचालन तंत्र या शारीरिक क्षमता, और पांचवा है मनोदृष्टि या एटीट्यूड। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार आज यहीं तक रखते हैं। फिर अगली कक्षा में हम शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक या शिक्षण सूत्रों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और कोई सुझाव हो, विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट करके बताएं। थैंक यू।